शादी के बाद अनन्या जब इस घर में बहू बनकर आई थी तो उसके मन में डर से ज्यादा उम्मीदें थी। उसने सोचा था कि नया घर होगा, नए रिश्ते होंगे और धीरे धीरे वो सबकी अपनी बन जाएगी। लेकिन 4 महीने बीतते बीतते उसे एहसास होने लगा कि इस घर में उसकी पहचान सिर्फ एक बहू की नहीं बल्कि एक ऐसी जिम्मेदारी की बनती जा रही है जिसका काम कभी खत्म नहीं होता। हर सुबह सूरज निकलने से पहले उसकी आंखें खुल जाती। सबसे पहले रसोई, फिर पूरे घर की झाड़ू, पोछा, बर्तन, कपड़े और दिन भर छोटे बड़े कामों की एक अंतहीन कतार। उस दिन भी अनन्या सुबह से ही बिना रुके काम में लगी हुई थी। रसोई चमक रही थी, बर्तन करीने से सजे थे और पूरे घर में सफाई की खुशबू फैली हुई थी। लेकिन उसकी कमर दर्द से झुक गई थी और पैरों में जैसे जान ही नहीं बची थी। थोड़ी राहत की उम्मीद में वो बस 2 पल के लिए अपने कमरे में जाकर पलंग के कोने पर बैठ गई। अभी उसने ठीक से सांस भी नहीं ली थी कि दरवाजा तेज आवाज के साथ खुला। सामने सुमित्रा देवी खड़ी थीं। उनके चेहरे पर नाराजगी साफ झलक रही थी। ताने भरी आवाज में उन्होंने कहा, अभी से कमरे में आराम करने आ गई? लगता है काम खत्म हो गया। अनन्या हड़बड़ाकर खड़ी हो गई और धीमी आवाज में बोली, माँ जी, सुबह से लगातार काम कर रही थी, बस थोड़ी देर। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि सुमित्रा देवी ने उसे बीच में ही रोक दिया। मेरे कमरे में चलो, उन्होंने सख्ती से कहा। फर्श देखो कितनी गंदगी पड़ी है। अनन्या ने नजरें झुकाते हुए कहा, माँ जी, सुबह तो झाड़ू लगाया था। ये सुनते ही सुमित्रा देवी और भड़क गई। उन्होंने ताना मारते हुए कहा, घर गंदा रखना पाप के बराबर होता है बहू। थोड़ी सी भी धूल दिखे तो तुरंत साफ करनी चाहिए। तुम्हें ये सब सिखाया नहीं गया क्या? अनन्या चुप रह गई। उसके पास कहने के लिए बहुत कुछ था लेकिन शब्द गले में ही अटक गए। वो जानती थी कि जवाब देने से हालात और बिगड़ेंगे। बिना कुछ बोले उसने फिर से झाड़ू और कपड़ा उठा लिया। उसके हाथ मशीन की तरह चलने लगे लेकिन मन धीरे धीरे टूटता जा रहा था। उसे लगने लगा था कि इस घर में उसकी मेहनत किसी को दिखाई ही नहीं देती। वो चाहे दिन भर खड़ी रहे, थकी रहे या दर्द से कराहे, किसी को फर्क नहीं पड़ता। सुमित्रा देवी के लिए घर की चमक अनन्या की सेहत से कहीं ज्यादा जरूरी थी। अनन्या को महसूस होने लगा था कि वो इस घर की बहू नहीं बल्कि एक ऐसी नौकरानी बनती जा रही है जिसे न आराम की इजाजत है और न थकने का हक। और इसी चुप्पी के साथ उसके जीवन की वो कहानी शुरू हो चुकी थी जिसमें हर दिन परीक्षा थी और हर सुबह खुद को फिर से साबित करने की मजबूरी। अनन्या की जिंदगी अब घड़ी की सुई की तरह चलने लगी थी। फर्क बस इतना था कि घड़ी को कभी कभी रुकने का हक मिल जाता है लेकिन अनन्या को नहीं। सुबह की हल्की रोशनी खिड़की से कमरे में आती, उससे पहले ही वो उठ जाती। आंखें अध खुली होती, शरीर भारी होता लेकिन हाथ अपने आप काम की ओर बढ़ जाते। रसोई में चूल्हा जलाना, सबके लिए चाय बनाना, फिर नाश्ते की तैयारी। दिन की शुरुआत ही ऐसे होती जैसे वो किसी अदृश्य दौड़ में शामिल हो। कभी कभी उसे लगता कि अगर वो एक पल को भी धीमी हुई तो सुमित्रा देवी की तीखी आवाज उसे फिर से तेज चलने पर मजबूर कर देगी। नाश्ता खत्म होते ही बर्तन मांजने की आवाज पूरे घर में गूंजने लगती और उसके बाद झाड़ू पोछे का सिलसिला शुरू हो जाता। घर के हर कोने को जैसे आवर्धक कांच से देखा जाता था। जरा सी धूल दिखी नहीं कि सुमित्रा देवी की आवाज गूंज उठती, अनन्या, ये कोना देखो, अभी भी साफ नहीं हुआ। अनन्या थकी हुई आंखों से उस कोने को देखती और बिना कुछ कहे फिर से झुक जाती। उसे याद भी नहीं रहता कि उसने कितनी बार उसी जगह को साफ किया है। उसके हाथ लगातार काम करते रहते लेकिन मन कहीं और भटकने लगता। वो सोचती, क्या सच में घर की सफाई कभी पूरी होती है या फिर ये काम सिर्फ उसे व्यस्त रखने का तरीका बन चुका है। दोपहर तक उसकी कमर दर्द से अकड़ जाती और पैरों में हल्की सूजन आ जाती, लेकिन बैठने की इजाजत उसे कभी नहीं मिलती।
जैसे ही वो पानी पीने के लिए 2 पल रुकती, सुमित्रा देवी की आवाज फिर कानों में पड़ती। अभी से बैठ गई? काम खत्म हो गया क्या? अनन्या बिना जवाब दिए उठ जाती। उसकी चुप्पी अब आदत बनती जा रही थी। दिन ढलते ढलते उसकी थकान और गहरी हो जाती। रसोई से आंगन, आंगन से अलमारी और अलमारी से फिर रसोई, काम का कोई अंत नहीं था। उसे लगने लगा था कि वो इस घर में सिर्फ जिम्मेदारियों का बोझ ढो रही है। उसके हाथ खुरदुरे हो चुके थे, उंगलियों में जलन रहती और पेट में उठने वाला दर्द अब रोज का साथी बन चुका था। लेकिन इन सब के बावजूद वो मुस्कान ओढ़े रहती ताकि कोई ये न कहे कि बहू काम से जी चुराती है। रात को जब सब अपने अपने कमरों में चले जाते, तब अनन्या अकेली रसोई समेटती। कई बार वो दीवार का सहारा लेकर कुछ देर खड़ी रह जाती, जैसे शरीर ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया हो। उस सन्नाटे में उसकी आंखों से चुपचाप आंसू गिरते, जिन्हें वो जल्दी से पोंछ लेती ताकि उसकी कमजोरी कोई न देख ले। उसे सबसे ज्यादा तकलीफ तब होती जब वो सोचती कि शादी के बाद वो इस घर में अपनापन ढूंढने आई थी, लेकिन यहाँ उसकी कीमत सिर्फ उसके काम से आंकी जा रही है। किसी ने कभी ये नहीं पूछा कि वो कैसी है, थकी है या नहीं, उसे आराम चाहिए या नहीं। वो मन ही मन खुद को समझाती कि शायद वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा, लेकिन हर गुजरता दिन उसे और तोड़ता जा रहा था। अनन्या को अभी साफ महसूस होने लगा था कि ये सिर्फ काम की थकान नहीं है, बल्कि एक ऐसी चुप्पी का बोझ है जो धीरे धीरे उसकी सेहत और उसके आत्मसम्मान दोनों को निगल रहा है। और यही चुप्पी आने वाले दिनों में एक बड़े तूफान की आहट बन चुकी थी। अनन्या अब समझ नहीं पा रही थी कि वो थकान महसूस कर रही है या दर्द उसकी आदत बन चुका है। हर सुबह उठते ही शरीर जैसे उससे शिकायत करने लगता था, लेकिन वो उन शिकायतों को अनसुना कर देती थी। उसे लगता था कि अगर उसने खुद को सुना तो शायद काम रुक जाएगा, और इस घर में काम रुकना सबसे बड़ा अपराध था। उसके पैरों में सूजन अब रोज रहने लगी थी। चप्पल पहनते वक्त उंगलियां दर्द से सिकुड़ जाती, लेकिन वो दांत भींचकर चल पड़ती। कभी कभी झाड़ू लगाते समय उसकी आंखों के आगे अंधेरा सा छा जाता, तो वो दीवार का सहारा लेकर कुछ सेकंड खड़ी रहती और फिर खुद को संभाल लेती। सुमित्रा देवी की निगाहें हर वक्त उस पर टिकी रहती, जैसे जरा सी ढील मिलते ही वो काम से भाग जाएगी। दोपहर होते होते उसकी कमर में तेज खिंचाव रहने लगता। पेट में उठने वाला दर्द अब असहनीय होने लगा था। कई बार उसे लगता कि वो उल्टी कर देगी, लेकिन वो पानी पीकर खुद को समझा लेती। उसे डर था कि अगर उसने अपनी तबीयत की बात कही तो उसे बहानेबाज समझ लिया जाएगा। सुमित्रा देवी अक्सर कहती थीं कि आजकल की लड़कियां जरा से काम में बीमार पड़ जाती हैं। हमारे जमाने में तो ये बात अनन्या के कानों में हथौड़े की तरह बजती रहती। वो सोचती शायद सच में गलती उसी की है, शायद उसे और मजबूत होना चाहिए। इसी सोच के साथ वो अपने शरीर को लगातार नजरअंदाज करती रही। शाम के वक्त हालत और बिगड़ जाती। रसोई की गर्मी में उसका सिर भारी हो जाता और पसीना ठंडा सा लगने लगता। हाथ कांपने लगते, लेकिन वो चम्मच कसकर पकड़ लेती। कई बार नमक या मसाले ज्यादा कम हो जाते तो सुमित्रा देवी की नाराज आवाज गूंज उठती, इतना भी ठीक से नहीं कर पाती। उन शब्दों से अनन्या का दिल बैठ जाता। वो चाहकर भी समझा नहीं पाती कि उसकी गलती नहीं, उसकी कमजोरी बोल रही है। रात को जब वो रसोई समेटती तब उसके पैरों में इतनी जलन होती कि खड़ा रहना मुश्किल हो जाता। फिर भी वो काम खत्म किए बिना सोने की हिम्मत नहीं करती। रोहन सब कुछ देख रहा था, लेकिन शायद ठीक से देख नहीं पा रहा था। उसे लगता था कि अनन्या थोड़ी थकी रहती है, जैसे हर नई बहू रहती है। उसने कभी ये नहीं सोचा कि ये थकान धीरे धीरे बीमारी में बदल रही है। अनन्या भी उससे कुछ कह नहीं पाती थी। उसे डर लगता था कि कहीं वो माँ और पत्नी के बीच न फंस जाए। वो अकेले ही सब सहने लगी थी। उसकी चुप्पी अब मजबूरी बन चुकी थी। रात को बिस्तर पर लेटते ही उसका पूरा शरीर दर्द से कराह उठता। नींद बार बार टूट जाती और आंखों के आगे अगले दिन का काम घूमने लगता।
एक दिन झाड़ू लगाते हुए अचानक उसके हाथ से झाड़ू छूट गई। सिर घूमने लगा और सांस तेज हो गई। वो घुटनों के बल बैठ गई और आंखें बंद कर लीं। कुछ पल के लिए उसे लगा कि शायद वो उठ नहीं पाएगी, लेकिन अगले ही पल सुमित्रा देवी की आवाज सुनाई दी। बैठ क्यों गई? काम खत्म हो गया? अनन्या ने खुद को संभाला, झाड़ू उठाई और फिर से लगने लगी। उस पल उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसका शरीर अब चेतावनी दे रहा है, लेकिन वो चेतावनी सुनने के लिए कोई तैयार नहीं था, यहाँ तक कि वो खुद भी नहीं। अनन्या नहीं जानती थी कि ये अनदेखी बहुत जल्द उसे उस मोड़ पर ले जाएगी जहां उसका शरीर खुद ही सबको रोकने पर मजबूर कर देगा। उस दिन अनन्या की तबीयत सुबह से ही ठीक नहीं थी। सिर भारी था, बदन टूट रहा था और आंखों के आगे बार बार अंधेरा सा छा रहा था। फिर भी उसने खुद को समझाया कि बस आज का दिन निकाल ले, रात तक सब ठीक हो जाएगा। उसे अच्छी तरह पता था कि घर के काम रुकेंगे नहीं, चाहे उसकी हालत कैसी भी हो। उसने चुपचाप रसोई में जाकर खाना बनाना शुरू कर दिया। चूल्हे की गर्मी उसके सिर में हथौड़े की तरह लग रही थी। पसीने की धारें उसके चेहरे से होकर गिर रही थीं, लेकिन उसने आंच धीमी नहीं की। वो नहीं चाहती थी कि आज भी कोई ये कहे कि बहू ने काम अधूरा छोड़ दिया। शाम ढलते ढलते उसकी हालत और बिगड़ गई। हाथों में कंपन रहने लगा और दिल की धड़कन तेज हो गई। फिर भी उसने सब्जी, दाल और रोटियां तैयार की। जब खाने का समय हुआ तो वो भारी कदमों से डाइनिंग टेबल की ओर बढ़ी। थाली परोसते वक्त उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन वो खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी। एक एक करके वो सबकी प्लेट में खाना परोस रही थी। जैसे ही उसने रोहन की प्लेट में दाल डालने के लिए कटोरी उठाई, अचानक उसकी आंखों के आगे गहरा अंधेरा छा गया। उसे लगा जैसे जमीन उसके पैरों के नीचे से खिसक गई हो। अगले ही पल उसके हाथ से दाल की कटोरी फिसलकर नीचे गिर गई। गर्म दाल फर्श पर फैल गई और उसी के साथ अनन्या का शरीर भी संतुलन खो बैठा। एक तेज आवाज के साथ वो फर्श पर गिर पड़ी। पल भर में पूरा घर सन्न रह गया। प्लेटों की खनखनाहट थम गई और कमरे में अजीब सी खामोशी छा गई। रोहन झटके से अपनी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। उसका चेहरा डर से सफेद पड़ गया था। वो दौड़कर अनन्या के पास पहुंचा और घुटनों के बल बैठ गया। अनन्या, अनन्या, आंखें खोलो। उसकी आवाज कांप रही थी। उसने उसके चेहरे पर हाथ रखा तो माथा बुखार से तप रहा था। रोहन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने पानी का ग्लास उठाकर उसके चेहरे पर छींटे मारे, लेकिन अनन्या ने कोई हरकत नहीं की। रोहन बार बार उसका नाम पुकार रहा था, जैसे उसकी आवाज से ही वो वापस होश में आ जाएगी। उस पल उसे पिछले कई दिनों की तस्वीरें याद आने लगी थीं। अनन्या का बिना रुके काम करना, उसकी थकी आंखें और उसकी खामोशी। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसने कितना कुछ अनदेखा किया था। उसकी आंखें भर आईं। उसने घबराई हुई आवाज में कहा, माँ, अनन्या को डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा। इसकी हालत बहुत खराब लग रही है। उसकी आवाज में डर के साथ साथ पछतावा भी साफ झलक रहा था। रोहन ने धीरे से अनन्या का सिर अपनी गोद में रखा। उसके हाथ हल्के हल्के कांप रहे थे। वो खुद को दोष दे रहा था कि समय रहते उसने क्यों नहीं समझा। उस रात घर में सिर्फ अनन्या ही नहीं गिरी थी, बल्कि उस घर की लापरवाही, चुप्पी और बेरुखी भी जमीन पर आ गिरी थी। और अब ये साफ हो चुका था कि इस हादसे के बाद कुछ भी पहले जैसा नहीं रहने वाला था। रोहन ने बिना एक पल गवाए अनन्या को संभाला और गाड़ी में बैठाया। उसकी सांसें अब भी अनियमित थीं और आंखें बंद थीं। रास्ते भर रोहन एक हाथ से स्टीयरिंग संभाले हुए था और दूसरे हाथ से अनन्या की उंगलियां थामे हुए, जैसे उसका हाथ पकड़कर वो उसे इस दुनिया में थामे रखना चाहता हो। हर मोड़ पर उसका दिल डर से कांप उठता। उसे बार बार यही ख्याल आ रहा था कि अगर अनन्या को कुछ हो गया तो वो खुद को कभी माफ नहीं कर पाएगा। क्लिनिक पहुंचते ही उसने डॉक्टर को पूरी बात बताई। डॉक्टर ने तुरंत अनन्या को जांच के लिए अंदर ले लिया। कुछ देर बाद जब रोहन को अंदर बुलाया गया तो डॉक्टर के चेहरे पर गंभीरता साफ दिखाई दे रही थी। डॉक्टर ने गहरी सांस लेते हुए कहा,
इनकी हालत बहुत ज्यादा थकान और कमजोरी की वजह से बिगड़ी है। शरीर ने अब साफ साफ जवाब देना शुरू कर दिया है। अगर इन्हें तुरंत आराम नहीं मिला तो आगे चलकर हालत और भी गंभीर हो सकती है। डॉक्टर की बात सुनकर रोहन का सिर झुक गया। उसे लगा जैसे किसी ने उसके दिल पर बोझ रख दिया हो। डॉक्टर ने आगे कहा, इन्हें कुछ दिनों तक पूरी तरह आराम चाहिए, कोई भी भारी या हल्का काम नहीं, ठीक से खाना, दवाइयाँ और सबसे जरूरी मानसिक सुकून। डॉक्टर के शब्द रोहन के कानों में गूंजते रहे। वो समझ चुका था कि अनन्या की ये हालत अचानक नहीं हुई थी, बल्कि ये उन दिनों का नतीजा थी जिन्हें उसने हल्के में ले लिया था। रोहन दवाइयाँ लेकर बहुत संभलकर अनन्या को घर ले आया। रास्ते भर वो खुद को कोसता रहा। उसे बार बार याद आता रहा कि कितनी बार उसने अनन्या को थका हुआ देखा था, लेकिन उसने सोच लिया था कि ये सब सामान्य है। घर पहुंचते ही उसने अपनी माँ सुमित्रा देवी को सारी बात बताई। डॉक्टर की सलाह सुनकर सुमित्रा देवी कुछ पल चुप रहीं, फिर हल्की नाराजगी के साथ बोली, आजकल की लड़कियां जरा सा काम करके बीमार पड़ जाती हैं, हमारे जमाने में तो। रोहन ने उनकी बात बीच में ही रोक दी। उसकी आवाज में पहली बार सख्ती थी। माँ, डॉक्टर ने साफ कहा है कि अगर अनन्या को अब आराम नहीं मिला तो हालत और बिगड़ सकती है। सुमित्रा देवी ने असहज होकर कहा, तो अब मैं क्या करूं? इस उम्र में मुझसे घर का सारा काम नहीं होगा। रोहन कुछ पल चुप रहा, फिर धीरे से बोला, माँ, अभी अनन्या को काम से दूर रखना जरूरी है, कुछ दिनों तक हमें ही सब संभालना होगा। ये कहते हुए उसकी आंखों में पछतावा साफ झलक रहा था। उस रात रोहन पहली बार अनन्या के पास बैठकर देर तक उसे देखता रहा। उसके चेहरे पर थकान की लकीरें साफ दिखाई दे रही थीं। वो सोच रहा था कि एक पत्नी होने के साथ साथ वो भी एक इंसान है, जिसे प्यार और आराम की उतनी ही जरूरत है जितनी किसी और को। उस रात रोहन को नींद नहीं आई। उसे एहसास हो चुका था कि अनन्या की बेहोशी सिर्फ शरीर की कमजोरी नहीं थी, बल्कि उस चुप्पी की चीख थी जिसे उसने और इस घर ने लंबे समय तक अनसुना किया था। और अब ये फैसला होना बाकी था कि आगे का रास्ता किस ओर जाएगा, सुधार की तरफ या और दूरी की ओर। डॉक्टर से लौटने के बाद घर का माहौल बदला बदला सा था। अनन्या अपने कमरे में लेटी हुई थी। दवाइयों के असर से वो कभी आंखें खोलती, कभी फिर गहरी नींद में चली जाती। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और होंठ सूखे हुए थे। रोहन कई बार उसके पास आकर बैठता, उसका माथा छूकर देखता और फिर चुपचाप बाहर चला जाता। उसके मन में अपराध बोध गहराता जा रहा था। उसे लग रहा था कि अगर उसने समय रहते अनन्या की हालत को समझ लिया होता तो आज ये नौबत नहीं आती। उधर सुमित्रा देवी भी मन ही मन परेशान थीं, लेकिन उनकी परेशानी में चिंता से ज्यादा असुविधा का भाव था। उन्हें ये खल रहा था कि घर की पूरी व्यवस्था अचानक गड़बड़ा गई है। शाम के वक्त सुमित्रा देवी ने रोहन को अपने कमरे में बुलाया। उनकी आवाज में थकान और नाराजगी मिली जुली थी। उन्होंने कहा, बेटा, डॉक्टर की बात मैं समझती हूँ, लेकिन सच कहूँ तो अब मुझसे घर का काम नहीं हो पाएगा। इस उम्र में बहू की सेवा करना मेरे बस की बात नहीं है। रोहन चुपचाप उनकी बात सुनता रहा। उसके चेहरे पर उलझन साफ दिखाई दे रही थी। सुमित्रा देवी ने थोड़ी देर रुककर आगे कहा, अगर अनन्या को आराम चाहिए तो बेहतर यही होगा कि कुछ दिन उसे मायके भेज दिया जाए। वहाँ उसकी माँ अच्छे से देखभाल कर लेंगी और यहाँ घर का काम भी बिगड़ेगा नहीं। माँ की बात सुनकर रोहन के दिल में जैसे कुछ चुभ गया। उसे ये सुझाव व्यावहारिक तो लगा, लेकिन कहीं ना कहीं उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि ये जिम्मेदारी से भागने जैसा है। वो सोचने लगा कि जब अनन्या स्वस्थ थी तब तो उससे हर काम करवाया गया, और अब जब वो बीमार है तो उसे मायके भेज देना ही हल समझा जा रहा है। वो जानता था कि अनन्या इस हालत में खुद कुछ नहीं कह पाएगी, फैसला उसी को करना होगा। वो कमरे से बाहर आया और अनन्या के पास बैठ गया। उसकी नींद में भी थकान साफ दिखाई दे रही थी। रोहन का दिल भर आया। काफी देर तक सोचने के बाद रोहन ने सुमित्रा देवी से कहा, माँ, अभी अनन्या को सबसे ज्यादा जरूरत आराम और अपनेपन की है। जहाँ उसे अपनापन और सहारा मिलेगा वही उसके लिए बेहतर होगा। उसने सीधे तौर पर विरोध नहीं किया, लेकिन उसकी आवाज में अब एक ठहराव था। अगले दिन उसने अनन्या को मायके ले जाने का फैसला कर लिया। रास्ते भर अनन्या खामोश रही। उसकी आंखों में उदासी थी, जैसे वो अपने ही घर से पराई बनकर जा रही हो। रोहन भी ज्यादा कुछ नहीं बोल पाया। उसका मन भारी था।
जब वो अनन्या को मायके छोड़कर वापस जाने लगा तो अनन्या दरवाजे पर खड़ी थी। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, लेकिन आंखों में दर्द साफ झलक रहा था। रोहन ने उस पल महसूस किया कि कभी-कभी अपने होते हुए भी इंसान कितना अकेला रह जाता है। वो भारी मन से वहां से लौट आया। उसे ये नहीं पता था कि ये दूरी कुछ रिश्तों को और दूर कर देगी या फिर किसी बड़े बदलाव की शुरुआत बनेगी, लेकिन इतना तय था कि ये फैसला आगे की कहानी की दिशा बदलने वाला था। मायके की चौखट पार करते ही अनन्या के कदम जैसे खुद ब खुद धीमे हो गए। ये वही घर था जहाँ कभी वो बेफिक्र हंसी के साथ घूमती थी, जहाँ उसकी थकान पर कोई सवाल नहीं उठाता था। दरवाज़ा खुलते ही उसकी माँ ने उसे देखते ही सीने से लगा लिया। उस एक पल के स्पर्श में अनन्या की आंखें भर आईं। महीनों से जो आंसू उसने भीतर ही भीतर दबा रखे थे, वे अब बहने लगे। माँ ने कुछ नहीं पूछा, बस उसका सिर सहलाती रहीं। अनन्या को पहली बार महसूस हुआ कि किसी ने उसकी खामोशी को समझ लिया है। उसे किसी सफाई की ज़रूरत नहीं पड़ी, किसी बहाने की भी नहीं। मायके में दिन की शुरुआत अलग थी। यहाँ कोई आवाज़ उसे हड़बड़ी में उठने को मजबूर नहीं करती थी। माँ खुद चाय बनाकर उसके पास ले आती और कहती, आज आराम कर ले, कल देखा जाएगा। अनन्या के लिए ये शब्द किसी दवा से कम नहीं थे। वो धीरे धीरे अपनी टूटी हुई नींद को जोड़ने लगी। दवाइयों और सुकून का असर होने लगा। शरीर का दर्द कम होने लगा, लेकिन मन की थकान अभी भी बाकी थी। कई बार वो खिड़की के पास बैठकर चुपचाप बाहर देखती रहती। माँ उसके पास आकर बैठ जाती और प्यार से पूछती, कुछ कहना है? अनन्या पहले तो चुप रहती, फिर धीरे धीरे उसकी चुप्पी टूटने लगी। उसने माँ को बताया कि कैसे सुबह से रात तक काम चलता रहता था, कैसे हर छोटी सी बात पर ताने सुनने पड़ते थे और कैसे उसे लगता था कि वो बहू नहीं, एक बिना छुट्टी वाली नौकरानी बन गई है। ये कहते कहते उसकी आवाज़ भर आ गई। माँ की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने उसे कसकर थाम लिया और कहा, बेटी, घर संभालना अच्छी बात है, लेकिन अपनी सेहत की कीमत पर नहीं। बहू भी इंसान होती है। माँ के शब्द अनन्या के दिल में उतरते चले गए। पहली बार उसे लगा कि उसकी तकलीफ गलत नहीं थी, बल्कि उसे गलत समझा गया था। दिन बीतते गए। अनन्या की सेहत में धीरे धीरे सुधार होने लगा। चेहरे पर रंग लौटने लगा और आंखों की बुझी चमक फिर से जागने लगी। लेकिन इस सुकून के बीच उसके मन में एक डर भी पल रहा था, ससुराल लौटने का डर। वो सोचती, क्या सब कुछ फिर वैसा ही होगा? क्या वो फिर से उसी चुप्पी में लौट जाएगी? कभी कभी रोहन का फोन आता, वो हाल पूछता, लेकिन उसकी आवाज़ में भी झिझक होती। अनन्या कम बोलती, क्योंकि वो खुद भी नहीं जानती थी कि लौटकर उसे क्या कहना है। 10 दिन बाद डॉक्टर ने कहा कि अब अनन्या की तबीयत काफ़ी बेहतर है, लौटने का वक्त आ गया था। माँ ने उसकी पोटली बांधते हुए कहा, बेटी, अब की बार सिर्फ सहना मत, जो ठीक ना लगे उसे कहना। माँ की ये शब्द अनन्या के साथ चल पड़े। जब वो मायके से निकल रही थी तो उसके चेहरे पर डर से ज्यादा एक अजीब सी दृढ़ता थी। वो नहीं जानती थी कि ससुराल में उसका क्या इंतजार कर रहा है, लेकिन इतना तय था कि वो अब पहले जैसी चुप रहने वाली अनन्या नहीं रही थी। कहीं ना कहीं उसके भीतर अपनी जगह और सम्मान के लिए खड़े होने की ताकत जन्म ले चुकी थी। 10 दिनों बाद जब अनन्या ससुराल लौटी तो उसके कदमों में पहले जैसी कमजोरी नहीं थी, लेकिन दिल में हल्की सी घबराहट जरूर थी। उसने जैसे ही घर का दरवाज़ा खोला, एक अजीब सा सन्नाटा महसूस हुआ। ये वही घर था जो कभी सुमित्रा देवी की सख्त निगरानी में हर वक्त चमकता रहता था, लेकिन आज नज़ारा बिल्कुल बदला हुआ था। फर्श पर धूल की हल्की परत जमी हुई थी, कोनों में जाले साफ दिखाई दे रहे थे और सोफे पर कपड़े बिखरे पड़े थे। सेंटर टेबल पर कई दिनों से पड़े अखबार और खाली कप ऐसे ही रखे हुए थे, मानो किसी ने उन्हें देखने की ज़रूरत ही ना समझी हो। अनन्या कुछ पल वहीं खड़ी रही। ये वही गंदगी थी जिसे कभी पाप कहा जाता था। वो धीरे धीरे रसोई की ओर बढ़ी। सिंक में बर्तन भरे हुए थे, गैस चूल्हे पर तेल और मसालों के पुराने दाग जमे हुए थे, प्लेटफॉर्म पर आटा और मसालों के डिब्बे खुले पड़े थे। रसोई का ये हाल देखकर अनन्या का दिल बैठ सा गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो दुखी हो या हैरान। इतने दिनों तक जिस सफाई के लिए उसे ताने मिलते रहे थे, वही सफाई अब किसी को याद ही नहीं रही थी। तभी पीछे से सुमित्रा देवी की आवाज़ आई। वे कमरे से बाहर आती हुई बोली, अरे बहू, तुम आ गई? अच्छा हुआ, जल्दी से घर की सफाई कर दो। तुम्हें पता है ना, घर गंदा रखना पाप के बराबर होता है। सुमित्रा देवी की ये बात सुनकर अनन्या कुछ पल चुप रही।
पहले की तरह तुरंत झाड़ू उठाने के बजाय वो वहीं खड़ी रही। उसके चेहरे पर अब डर नहीं, एक गहरी गंभीरता थी। उसने शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, माँ जी, अगर घर गंदा रखना पाप है तो ये पाप आपने क्यों किया? अनन्या की आवाज में न बदतमीजी थी न ऊंचा स्वर, बस सच था। सुमित्रा देवी चौंक गईं। उन्होंने शायद कभी नहीं सोचा था अनन्या इस तरह जवाब देगी। कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। अनन्या ने आगे कहा, मैं बीमार थी इसलिए मायके गई थी, लेकिन घर तो आपका भी है, सिर्फ मेरी जिम्मेदारी क्यों? ये कहते हुए उसकी आंखों में थकान के साथ साथ आत्मसम्मान भी साफ झलक रहा था। उसने चारों ओर नजर घुमाते हुए कहा, मैं रोज का जरूरी काम खुशी से करूंगी, खाना बनाना, बर्तन, सामान्य सफाई, सब। लेकिन अब रोज रोज एक्स्ट्रा सफाई नहीं करूंगी, मुझे भी आराम करने का हक है। उसकी आवाज में शिकायत कम और अपने हक की सच्ची मांग ज्यादा थी। अनन्या का ये बदला हुआ रूप देखकर सुमित्रा देवी निरुत्तर रह गईं। उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि जिस बहू को वे हमेशा चुप समझती थीं, वो अब अपनी सीमाएं तय कर रही है। ये सिर्फ एक जवाब नहीं था, बल्कि उस चुप्पी का अंत था जो महीनों से अनन्या को तोड़ रही थी। और इसी पल से इस घर में रिश्तों की परिभाषा बदलने वाली थी। अनन्या की बातों के बाद घर में एक अजीब सी खामोशी फैल गई। सुमित्रा देवी कुछ पल तक उसे देखती रहीं, जैसे उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये वही बहू है जो कभी आंखें झुकाकर हर आदेश मान लेती थी। अनन्या भी शांत खड़ी रही। उसके भीतर अब डर नहीं था, बल्कि एक ठहराव था। वो जान चुकी थी कि अगर वो इस पल भी पीछे हटी तो फिर कभी खुद के लिए खड़ी नहीं हो पाएगी। उसने गहरी सांस ली और आगे बोली, माँ जी, मैं बहू हूँ लेकिन मशीन नहीं, मेरी भी एक सीमा है। बार बार ज्यादा काम करने से मेरी तबीयत खराब हो जाती है। अगर मैं ही ठीक नहीं रहूंगी तो घर और परिवार का ध्यान कैसे रख पाऊंगी? उसकी आवाज में न गुस्सा था न शिकायत, बस सच्चाई थी। अनन्या ने कहा, मैं रोज के काम खुशी से करूंगी, लेकिन जो सफाई जरूरी नहीं है वो हर दिन मुझसे करवाना ठीक नहीं। अगर आपको घर हमेशा बहुत ज्यादा चमकता हुआ चाहिए तो हम काम वाली बाई रख सकते हैं। ये सुनकर सुमित्रा देवी के चेहरे पर असंतोष झलक आया। उन्होंने कहा, काम वाली बाई रखेंगे? बहू घर में है तो बाहर वालों की क्या जरूरत? अनन्या ने बिना झिझके जवाब दिया, माँ जी, काम वाली भी पगार लेकर तय समय पर काम करती है और फिर चली जाती है, दिन भर किसी के इशारे पर नहीं चलती। अनन्या की इस बात ने सुमित्रा देवी को सोचने पर मजबूर कर दिया। उन्हें पहली बार ये एहसास हुआ कि उन्होंने बहू से सिर्फ काम ही नहीं लिया, बल्कि उसकी सेहत और भावनाओं को भी नजरअंदाज किया है। उसी वक्त रोहन भी वहां आ गया। उसने दोनों की बातें सुनी और धीरे से कहा, माँ, अनन्या सही कह रही है। डॉक्टर ने भी साफ कहा था कि उसे आराम चाहिए। अगर हम अभी भी नहीं समझे तो फिर देर हो जाएगी। रोहन की आवाज में अब झिझक नहीं थी, वो भी अपनी पत्नी के साथ खड़ा था। कुछ देर की चुप्पी के बाद सुमित्रा देवी की आंखों में बदलाव दिखा। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, शायद मुझसे गलती हो गई। ये शब्द उनके लिए आसान नहीं थे। उन्होंने हमेशा खुद को सही माना था, लेकिन आज पहली बार उन्हें लगा कि घर की सफाई से ज्यादा जरूरी घर के लोगों की सेहत है। अनन्या ने पहली बार राहत की सांस ली। उसे महसूस हुआ कि उसकी बात सुनी जा रही है। उस दिन के बाद घर का माहौल बदलने लगा। अनन्या अब जरूरत पड़ने पर आराम करने लगी, काम बंटने लगा और घर में एक नई व्यवस्था बनने लगी। सुमित्रा देवी का व्यवहार भी पहले जैसा सख्त नहीं रहा। अनन्या जानती थी कि सब कुछ एक दिन में नहीं बदलेगा, लेकिन ये शुरुआत थी। उस दिन अनन्या ने सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि हर उस बहू के लिए आवाज उठाई थी जो चुपचाप सब सहती रहती है, और यही उसकी सबसे बड़ी जीत थी। अनन्या के एक बार अपने लिए खड़े हो जाने के बाद घर का माहौल धीरे धीरे बदलने लगा। अब सुबह की शुरुआत पहले जैसी घबराहट से नहीं होती थी। वो काम करती थी, लेकिन अब उसकी थकान को नजरअंदाज नहीं किया जाता था। सुमित्रा देवी भी अब हर छोटी सी धूल पर ताना देने के बजाय रुककर सोचने लगी थीं। उन्हें समझ आने लगा था कि घर की चमक से ज्यादा जरूरी उसमें रहने वालों की सेहत और सुकून है। रोहन भी अब पहले से ज्यादा सजग हो गया था। वो अनन्या से पूछता, थक तो नहीं गई? और ये सवाल अनन्या के लिए बहुत मायने रखता था, क्योंकि पहले किसी ने उससे ये नहीं पूछा था।
घर में काम बांटने की बात भी अब खुली तौर पर होने लगी थी। जरूरत पड़ने पर काम वाली बाई रखी गई, जिससे रोज की एक्स्ट्रा सफाई का बोझ कम हो गया। अनन्या ने महसूस किया कि जिम्मेदारियां निभाना गलत नहीं है, लेकिन जब जिम्मेदारी एक तरफा हो जाए तो वो बोझ बन जाती है। अब उसे ये भी एहसास हो गया था कि चुप रहकर सब सह लेना हमेशा सही नहीं होता। कई बार अपनी बात शांति से लेकिन मजबूती से कहना भी जरूरी होता है। सुमित्रा देवी के व्यवहार में पूरी तरह बदलाव भले ही ना आया हो, लेकिन इतना जरूर बदल गया था कि अब अनन्या को इंसान समझा जाने लगा था, सिर्फ काम करने वाली बहू नहीं। एक शाम अनन्या छत पर खड़ी सूरज को ढलते हुए देख रही थी। हवा में अजीब सा सुकून था। उसे याद आया कि कैसे कुछ महीने पहले वो खुद को कितना अकेला महसूस करती थी। आज भी जिंदगी आसान नहीं थी, लेकिन अब उसके पास अपनी आवाज थी। उसे ये समझ आ चुका था कि अगर वो खुद को महत्व नहीं देगी तो कोई और भी नहीं देगा। उस दिन उसने मन ही मन तय कर लिया कि वो जिम्मेदारियों से नहीं भागेगी, लेकिन अपनी सेहत, अपने सम्मान और अपनी भावनाओं की कीमत पर भी नहीं। दोस्तों, इस कहानी की सीख बहुत साफ है। परिवार चलाने के लिए सिर्फ घर के काम करना ही काफी नहीं होता, बल्कि एक दूसरे की थकान, दर्द और भावनाओं को समझना भी उतना ही जरूरी होता है। घर की बहू भी इंसान होती है, उसे भी आराम चाहिए, सम्मान चाहिए और प्यार की उतनी ही जरूरत होती है जितनी घर के किसी और सदस्य को। जब परिवार में सब एक दूसरे की जिम्मेदारियां बांटते हैं, तभी घर सच में घर बनता है। अगर आपको मेरी लिखी हुई ये कहानी पसंद आई हो तो कमेंट में जरूर बताइए कि आपको सबसे ज्यादा कौन सा हिस्सा दिल को छू गया। और ऐसी ही सच्ची, भावनात्मक और पारिवारिक कहानियों के लिए पूजा वार्ष्णेय पारिवारिक कहानियां चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साथ ही कमेंट में ये भी बताइए कि आप ये कहानी किस शहर से सुन रहे हैं। तो दोस्तों, अगली कहानी में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए राधे कृष्णा, धन्यवाद।